पुलिस हिरासत में लगातार मौत के मामले बढ़ रहे हैं और समूचे भारत में न्याय की जो एक मजबूत आवाज है उसका नाम है संदीप वाल्मीकि। बहुजन योद्धा हैं, दिल्ली से न्यूजीलैंड हिंदी से जुड़ गए हैं वे सीधे। और अभी मंगाली में जो बड़ा प्रकरण हुआ है, पुलिस हिरासत में जिस तरह से मौत हुई है, तमाम बिंदुओं को लेकर जिस तरह से बेबाक बोलते हैं संदीप वाल्मीकि, ऐसे समाज की मजबूत आवाज हमें चाहिए। तो सीधे जुड़ गए हैं संदीप वाल्मीकि से। संदीप जी, तहे दिल से शुक्रिया के समाज की एक बड़ी आवाज के तौर पे आप जाने जाते हैं। और जिस तरह से पुलिस हिरासत में लगातार मौत के मामले बढ़ रहे हैं, उनके पन्ने बढ़ रहे हैं। अभी मंगाली में एक बड़ा प्रकरण हुआ है, पुलिस हिरासत में जो है एक 48 साल के संजय की मौत हो गई है। दलित समाज से था वो। किस तरह से देखते हैं इन चीजों को? देखिए, सबसे पहले तो मुकेश सोढी जी, आपका और आपके चैनल का मैं थैंक करता हूँ, जो सामाजिक मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और मैं सभी दर्शकों से भी अपील करता हूँ कि ये जो चैनल है इनका, इसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप तक हमेशा अपडेट मिलते रहे। तो सोढी साहब, ये जो आपका प्रकरण है, आपने देखा, आपने जैसे हिसार गणेश वाल्मीकि जी का प्रकरण देखा, पूरा प्रकरण आप लोगों ने उठाया, तो जब जाकर के ये राष्ट्रीय और इंटरनेशनल लेवल पे ये आवाज उठी। और क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो सत्ता के चाटुकार हो चुके हैं, वो तो सिर्फ सत्ता पक्ष जो कहता है वही चलाते हैं। तो आप जैसे साथियों ने एक मजबूत आवाज बढ़ करके उसको न्याय दिलाने का जो प्रोसेस है वो चालू किया, लेकिन वो अभी अधूरा ही है। तो अब दूसरी घटना जो ये हुई है, नागली जो गांव है, उसमें एक हमारे भाई की कस्टोडियन डेथ हो गई है, हिरासत के दौरान डेथ हो गई है। उसे बारे में मैंने वहां पर जो मौजूद लोग थे, कल संस्कार भी हो गया उसका भाई का, तो उन लोगों से भी चर्चा की है मैंने, सोढी साहब। तो उन लोगों का कहना ये था कि ये जो परिवार है बहुत ही कमजोर और जो है ना, इतना ज्यादा शिक्षित परिवार नहीं है, और उस परिवार को या तो प्रशासन के द्वारा या कोई और कारणों के द्वारा उसको सेट कर दिया गया, और उन लोगों ने अपनी जो है बॉडी की डिमांड भी कर दी, और उसके बाद जो है उसका संस्कार भी कर दिया गया। और तो मुझे लगता है कि इसमें कोई कंप्लेंट वगैरह भी शायद इन्होंने नहीं की अभी तक, और उसकी बुआ वगैरह उन लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत हल्ला हो गया था, तो कुछ ज्यादा हुआ नहीं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि भारतीय संविधान के द्वारा जो स्टेट है, जो कानून को इम्प्लीमेंट करता है, उसकी स्वाभाविक ही जिम्मेदारी बनती है कि कंप्लेंट करे ना करे, अगर कोई कस्टोडियन डेथ हुई है तो उसकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें इंक्वायरी भी स्टेब्लिश कर दी गई है शायद, सोढी साहब। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से पुलिस हिरासत में ये मौत का मामला है, क्या पुलिस संजीदा नहीं है कि आप जो है उसे हिरासत में ले लेते हैं, बैरिक में डाल देते हैं और वहां उसकी डेथ हो जाती है? कोई निगरानी करने वाला नहीं है। 24 घंटे की ड्यूटी है पुलिस वालों की, और पुलिस वाले कहते हैं कि दम भरते हैं कि कानून के जानकार हैं, लेकिन कानून की पालना वो नहीं करते। आपका क्या सोचना है? देखिए, एज एन एडवोकेट, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, कोई भी इस तरह की घटना होती है, सबसे पहले तो अगर किसी व्यक्ति को आप अरेस्ट करते हो तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कुछ घंटों के अंदर होना चाहिए, और उसको उसके बाद आप अपनी कस्टडी में रख सकते हो। पता नहीं इनकी इन्होंने मेडिकल जांच वगैरह करवाई थी या नहीं करवाई थी। अगर उस मेडिकल जांच में कोई इस तरह की बीमारी होती है कि भाई जान को खतरा हो सकता है, तो उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। लेकिन इस तरह की यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कहीं भी जो ग्रामीण क्षेत्र है या जो अन्य एजुकेटेड लोगों की जो पॉपुलेशन ज्यादा, वहां पर लीगली जो स्टेप बाय स्टेप है वो कानून का प्रयोग नहीं किया जाता। ये बहुत बड़ा लैक ऑफ एजुकेशन भी कहेंगे, पर जो कानून के जो ज्ञाता है, पुलिस जो है, उनको तो आईपीसी और सीआरपीसी पढ़ाई जाती है दो किताबें ट्रेनिंग के दौरान। उनको तो ये नॉलेज होनी चाहिए कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। तो जो ड्यूटी है अपनी, वो ईमानदारी से मुझे लगता है प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। इसीलिए हो सकता है या तो पुलिस ने टॉर्चर किया हो, तो बाद में बातें सामने आएगी, या कोई ऐसी बीमारी हो उसको जो कस्टोडियन उसकी डेथ हुई है। तो ये
बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा प्रशासन की तरफ से लैकुना है। ये बहुत बड़ी जो है ना लापरवाही है। जो इस तरह की घटना पुलिस कस्टडी में अगर होती है तो बहुत बड़ी लापरवाही है। संदीप जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, पीड़ित परिवार का साफ ये कहना है कि कोई सुविधा जो है उन्हें नहीं दी गई। एक आदमी रात को जाकर पेशाब भी करना चाहेगा, पानी भी पीना चाहेगा, दम तोड़ देता है वो पुलिस की बैरिक में। तो किस तरह से देखते हैं, कोई निगरानी करने वाला नहीं है? देखिए मैंने तो क्या जिंदगी इतनी सस्ती है दलित समाज की? देखिए दलितों को तो इंसान ही नहीं समझते, बहुजन समाज के लोगों को इंसान ही नहीं समझा जाता। हर रोज हमारी बहन बेटियों के बलात्कार होते हैं, हमारे युवाओं पे मुकदमे समझौते मारा जाता है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आप ये थाना तो छोड़िए, जो ये कितनी बड़ी बड़ी जेलें बना रखी है, इनमें भी कोई इस तरह का प्रावधान नहीं। एक एक बैरिक में इतने इतने लोग होते हैं कि वो एक साइज होता है, टाइल होती है ना, जैसे 1 फुट की 1.5 फुट की, उतना स्पेस मिलता है उनको लेटने के लिए रात को। और उनके अंदर एक शौचालय होता है। अगर आदमी लाइन लगा के भी करे तो पूरे दिन शौचालय नहीं जा सकता, इतना बुरा हाल है जेलों में। एक तो जो जेलें हैं उनमें ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो है ना ऑफिस होना चाहिए लीगली, और वहाँ एक्सेस होनी चाहिए पत्रकारों की। मैं कहता हूँ पत्रकारों की एक्सेस होनी चाहिए जेलों के अंदर, ताकि वो जो देखे, चाहे किसी ने क्राइम किया जो भी किया, वो एक अलग विषय है, वो उनकी प्रवृत्ति है। लेकिन अगर जेल में है वो, तो जेल प्रशासन की ड्यूटी बनती है कि उनको मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाना। वहां पर वो ठीक है, कस्टडी में है, जेल में है, तो उनको इंसान तो वो है ही, उनसे गलती हुई, मानसिक संतुलन खराब है, जो भी परिस्थितियां थी उन लोगों से गलतियां हुई है, उनको सजा मिली है, तो उन लोगों के लिए फैसिलिटी तो चाहिए ना, देनी चाहिए, जरूर चाहिए। और जहां तक बात पुलिस थानों की है, तो ये तो ऐसे बना रखे हैं हरियाणा में, जैसे रात को आदमी अपने टांगन ढोरों को बंद करके अपने आराम से जाके सो जाता है, ऐसे ही इंसानों को थानों में जो इनकी बैरिक होती है उनमें और बंद करके, लॉकअप में बंद करके ऐसे चले जाते हैं पुलिस वाले। कोई सुध नहीं लेता उनकी खाने पीने की, या उनकी जो वॉशरूम जाना है उनको, या कोई और बीमारी है तो वो कैसे, ना कोई अलार्म की सुविधा होती है कि भैया अंदर से अलार्म पड़ जाता है तो उच्च अधिकारी तक बात चली जाए। तो इस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए अलार्म टाइम की, कि भाई किसी को की तरफ से अब देखी है इस समाज को दबाने के लिए। और जो भी व्यक्ति उसमें जाता है उसमें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस समाज के लोग रहते हैं। जेलों में तो जनरल कैटेगरी के भी लोग भरे पड़े हैं, और भी माइनॉरिटी के भी लोग, बहुत सारे लोग हैं। किस तरह से संदीप जी किस तरह से सवालों की कहानियां जो है बिखरी पड़ी हैं पुलिस हिरासत में मौत के मामलों को लेकर, क्योंकि पूरे भारत का आप भ्रमण करते हैं, जहां कहीं दलित उत्पीड़न होता है वहां मुखर आवाज बन के आगे की पंक्ति में आप खड़े हो जाते हैं। देखिए मुकेश जी, पत्रकार महोदय, ये तो इस देश में नेचर बन चुका है। ये एक्चुअली में लड़ाई जो है ना, वो जो 3% इस देश में ब्राह्मणिकल सिस्टम है, जिन लोगों की व्यवस्था है। अब देखिए आप, वो एक उत्तर प्रदेश में उन्होंने गीता का पाठ किया तो उनके बाल काट दिए गए थे, तो प्रसारित किया जाता। और अब सारे देश को करेंगे कावड़ लेके आओ, मतलब तुम गुलाम हो, गुलामी वाले काम तुम करोगे, जहाँ पैसा आएगा वो लोग ये काम करेंगे। तो ये तो इस देश की व्यवस्था है। जो व्यवस्था में बैठे लोग हैं वो इस देश की जो मूल भावना है संविधान के और उनके लोगों के लिए, जिनके लिए बना था, उसके खिलाफ है वो। और ये जो सवाल की कटघरे में जो आज प्रशासन खड़ा है, ये तो हमेशा ही, चाहे हाथरस कांड हुआ हो, मनीषा वाल्मीकि का आपने देखकर रात में उसकी बॉडी जला दी गई, चाहे गणेश का कांड हुआ बिना अज्ञात, और देखिए कितनी बड़ी बात है, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, तो बिना किसी नाम के व्यक्ति पे, अज्ञात व्यक्ति में कभी नहीं लगता। और इस FIR में गणेश वाली में अज्ञात व्यक्ति के ऊपर SC/ST एक्ट लगा रखा है। ये कानून का मजाक नहीं है, क्या है? ये लोग तो रोज की रोज घर से कसम खा के आते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर उसकी संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे। तो ये मसला जो है ना, बात इंसानों की नहीं है, ये तो इस देश में जो लोग स्थापित हुए हैं आकर के कब्जा किया है, उन लोगों ने इस व्यवस्था को खराब किया हुआ है। बाबा साहब के जो आंदोलन को ये कुचलना चाहते हैं, बाबा साहब की आवाज को कुचलना चाहते हैं। तो मैं तो पूरे देश की, आप देखिए अभी लेटेस्ट खबर है, राष्ट्रपति की धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया, उन्होंने किसानों की बात कही, तो इस्तीफा दे दिया गया। तो बहुत सारी चीजें, पूरा देश का, पूरी सरकार का, पूरा प्रशासन का, सब ही सवालों के कटघरे में है। ये देश पता नहीं कैसे चला रहे हैं लोग, किस तरीके से ये लोग इस देश को ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में लेना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल देशद्रोही लोग बैठे हैं प्रशासन और शासन।
ऐसी एक्ट में जो अज्ञात शब्द का चलन हो गया है उसके अंजाम क्या आने वाले? ये तो नई रीत चल पड़ी, अज्ञात शब्द। देखिए, ये तो ऐसे ही होगा। अब ना तो किसी को जमानत लेने की जरूरत है, ना किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR की जाएगी और उसके बाद जो बरी कर दिया जाएगा। ये तो कानून को खत्म करने का एक साजिश है। बाबा साहब के संविधान के खिलाफ एक साजिश और बड़ी साजिश है। इसको भी समझना पड़ेगा। संदीप जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि हर आंदोलन को आप मजबूती देते हैं, बड़े बेखौफ होकर बोलते हैं और तमाम जानकारी के साथ आप बोलते हैं। आपकी आवाज शीशे की तरह साफ है और पानी पर कुछ लिखना बड़ा बेमानी हो जाता है। आपके सच पर कुछ लिखना भी बड़ा बेमानी सा हो जाता है। सच तो सच ही रहता है। सच की लड़ाई आप निरंतर जो है लड़ते रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक तरफ आप आंदोलन को मजबूत करते हैं, दूसरी तरफ वो लोग भी हैं दलित समाज के ही जिनकी भूमिका संदिग्ध हो जाती है, मेरा कहने का अभिप्राय जो बिक जाती हैं। किस तरह से देखते हो? देखिए, एक बार जब काशीराम ने पार्टी बढ़ाई तो 18 MLA बिक गए थे हमारे। तो 18 MLA जब बिके बहुजन समाज पार्टी के, तो किसी पत्रकार ने पूछा कि आपके लोग बिक गए, तो साहब काशीराम ने कहा कि पहले उनका क्या भाव था, वो विधायक जी बने थे, क्या भाव था? कहता पहले वो कौड़ियों के भाव बिकते थे, करोड़ों के भाव बिकेंगे और अब और लोग तैयार करेंगे। तुम खरीदो जितना खरीद सकते हो। तो भाई, हम तो मजबूत करने के लिए पैदा हुए आंदोलन को, जो तोड़ने के लिए पैदा हुए तोड़ के लगा ले जोर जितना मर्जी। ये अम्बेडकरवाद किसी के बाप की प्रपोजी नहीं है। और मैं उन अम्बेडकरवादियों को भी कहना चाहता हूँ जो लोग चुपचाप बैठे हैं इसमें नहीं साथी, फेसबुक वगैरह पे, इन पे, सोशल मीडिया पे वो पूरा कंपेन चलाते हैं, बहुत मजबूत साथी है सोशल मीडिया पे। लेकिन उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ शेर के माध्यम से, कि समझ हर फरेब को धोखा खाएगा। ऐसे नहीं चलेगा भाई। आप लोग सब कुछ समझते तो सड़क पे आना पड़ेगा, आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा और उन लोगों को भी बेनकाब करना पड़ेगा जो लोग अम्बेडकर की याद में जैसे दिन में छिपकलियां बाबा साहब की मूर्ति के पीछे छुप जाती है ना, ऐसे ही कुछ अम्बेडकरवादी भी है जो बाबा साहब के नाम पे अल्लाह गुल्ला करते हैं और सेटिंग करके निकल के भाग जाते हैं, जिन्होंने इस अम्बेडकर मूवमेंट को अपना रोजगार बना रखा है। तो ऐसे लोगों से भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। जब भी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे नया चेहरा लगा लेते हैं लोग, ऐसा क्या? ये बिल्कुल सही। आपने एक फिल्म है राजेश खन्ना की, उसमें गाना है, और यहाँ तो एक चेहरे में एक चेहरा नहीं है साहब। यहाँ तो नकाब पे नकाब पहने हुए लोग हैं। किसी का 6 महीने में उतर जाता, किसी का साल में, किसी का बुढ़ापे तक नहीं उतरता। तो नकाब तो सबके उतरेंगे। अपने नकाब संभाल के रखें, क्योंकि हम लोग जो है ना मैदान में है और हमने तो ये लोग ही बेनकाब करने हैं। या तो ये लोग सुधर जाएंगे या फिर ये लोग इस फील्ड से ही भाग जाएंगे कि भाई नहीं, ईमानदार लोग जो है ना अम्बेडकर मूवमेंट में लगे हुए हैं। और हरियाणा तो जैसे हब बन चुका है इस चीज का। या तो अधिकारियों के चेहरे पे नकाब है, कहीं कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, करते कुछ है, होता कुछ है। तो ये तो अब शुक्र मनाओ कि आप लोग बैठे हो, ये बात इंटरनेशनल नेशनल लेवल तक पहुंच जाती है। नहीं तो हमारे लोगों को तो गांव से बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता था, गाड़ियों में नहीं बैठाया जाता था, नए कपड़े जूते तक नहीं पहनने दिया जाता था, बारात नहीं चलती जाती थी। और एक हरियाणा में एक गाँव है कलंगा, छोटी साहब मैं आपको बता रहा हूँ, एक कलंगा गाँव है, उसमें आज भी बुरचड़ी नहीं होने देते हमारे लोग। इतना बुरा हाल है। हरियाणा तो एट्रोसिटी का राजधानी बन गई है। एट्रोसिटी की राजधानी हरियाणा है। चांद पे जाने के बाद भी ये हालात है। देखिए, चांद पे जाने वाले जो लोग हैं, ये नींबू मिर्चियों से तो तोपों की सुरक्षा करते हैं, है ना। और चांद पे जाने वाले लोग तो बहुत गजब के लोग हैं। लेकिन जो नीचे बैठे लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, उन लोगों को समझने की जरूरत है कि ये जो देश है, ये वाकई में ही सुपर पावर देश है। तो ये सम्राट अशोक का देश है, ये विश्व गुरु था, इन्होंने खराब किया है इसको। और अब तो इन्होंने, मैं आपको एक वहां पर उत्तर प्रदेश में एक अशोक नगर नाम से था, उसका नाम भी चेंज करने का काम किया। ये सिर्फ नाम चूज करके खेल कर रहे हैं। जैसे आईपीसी की धारा, आईपीसी को बीएनएस बना दिया। इनके बस की नकल करना है सिर्फ, और ये जो है ना कुछ बना नहीं सकते। तो ये मैं समझाना चाहता हूँ अपने लोगों को कि आप लोगों को समझने की जरूरत है। जो सोशल एक्टिविस्ट है, वो चाहे कोई बिके टूटे जो मर्जी हो, हमें अपना काम करते जाना है, इस समाज को जगाते जाना है और समाज को जगा करके समाज का हुक्मरान इस देश में स्थापित करना है। तमाम चुनौतियां आपके सामने चलते रहेंगे, समुद्र की अविरल धारा की तरह आप। देखिए छोटी साहब, हम लोग तो
एक कतरा है और एक नींबू ही काफी होता है हजारों लीटर दूध को फाड़ने के लिए, है ना। मनोहर साहब काशीराम कहते थे कि मुझे कोई और काम नहीं, मुझे एक ही काम है कि इस नालायक समाज को लायक बनाना है। तो हम भी मनोहर साहब काशीराम के ही सिपाही हैं और हमारा भी यही काम है कि जो ये नालायक समाज है, चाहे वो वाल्मीकि उदाहरण को, खटी को, चमार हो, कोटी हो, सेठी हो, फांसी हो, ये जो नालायक लोग हैं जिनको नहीं पता कि हमारे विचार कानून की विचारधारा क्या है, इनको विचारधारा समझाए, हमारा तो यही लक्ष्य है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तहे दिल से आपका शुक्रिया बहुत बहुत। और इसी जय भीम जय भारत, और इसी तरह से गूंजती रहे आवाज संदीप वाल्मीकि की, क्योंकि ये आवाज शीशे की तरह है जो शीशे के आर पार होकर समाज को जगाती है और सरकारों की मेज के शीशों को हिलाती है। मुकेश सोढ़ी,